जंगल के बीचों बीच लगे तंबू से कुछ दूरी पर दो आदमी खड़े हुए थे और दोनों एक दूसरे की तरफ खड़े देख रहे थे। उसमें से एक भारी भरकम शरीर वाले आदमी ने अपने सामने खड़े हुए आदमी से पूछा, क्या सूचना लाए हो? पहले व्यक्ति की भारी आवाज सुनाई दी। अंधेरे में भी उसकी लाल बिलौटी आंखें चमक रही थी। भारत का पता लग गया है, उसके पृथ्वी ग्रह पर होने की ज्यादा संभावना है, सूचना लेकर आए उस व्यक्ति ने जवाब देते हुए कहा। देवयानी और शक्तिमौली के बारे में क्या सूचना है? उस आदमी ने आगे पूछते हुए कहा। वो दोनों वहां से निकल चुके हैं और भारत को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे हैं, खबर लाने वाले उस व्यक्ति ने जवाब देते हुए कहा। बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने, कहते हुए उसने अपनी जेब से एक पोटली निकाली और उस आदमी को पकड़ा दी। बहुत बहुत धन्यवाद, कहते हुए उस आदमी ने पोटली पकड़ी और वहां से उल्टे पांव निकल पड़ा। उसके जाने के बाद वो आदमी अपने तंबू के अंदर चला गया और वहां जाकर पड़ी एक गद्दी के ऊपर बैठ गया। अब आगे का क्या विचार है अधूता? वहां बैठे एक बुजुर्ग ने उससे प्रश्न किया। मेरा आगे और पीछे सब विचार एक ही है, शक्तिमौली की मृत्यु, कहते हुए अधूता की लाल आंखें क्रोध से धधक उठी। और अपने चाचा कालनेमी को कारागार से मुक्त नहीं कराओगे? उस वृद्ध व्यक्ति ने दोबारा प्रश्न किया। उनको छुड़ाने के साथ इंद्रनगर की राजगद्दी उन्हें सौंप दूंगा। मेरा प्रथम वरीयता शक्तिमौली को मौत देकर इंद्रनगर के ऊर्जा स्रोत पारद और उनके राज्य रक्षक को अपने वश में करना है। कहते हुए वो उठा और दूसरे तंबू की ओर चला गया। उसका गुस्सा ये बता रहा था कि उसकी शक्तिमौली और इंद्रनगर राज्य से जातीय दुश्मनी है। सुबह के 3 बज रहे थे। रिया अपने कमरे में लेटी हुई आराम से सो रही थी। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चौंक कर उठी और दरवाजा खोला तो पाया कि उसके दादा जगत प्रसाद माथुर खड़े हुए थे। उन्हें ऐसे इतनी रात को खड़ा देखकर वो हैरानी से बोली, दादाजी आप इस वक्त यहाँ? तुम अपना फोन चार्ज नहीं रख सकती थी क्या? कितनी बार समझाया गया है कि फोन कभी बंद नहीं रहना चाहिए। जगत प्रसाद माथुर ने उसे डांटते हुए कहा। क्या हुआ दादाजी, पहले आप अंदर आइए, उसने अपने दादा जगत प्रसाद माथुर को अंदर बुलाते हुए कहा। जगत प्रसाद माथुर अंदर आके उसके कमरे में बैठ गए और एक बार की उनकी नजर अपने बेटे और नाती की वहां लगी बड़ी सी तस्वीर पर चली गई। उनका मन थोड़ा सा विचलित हुआ, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। रिया उनके मनोभाव को समझ गई और उनके पैरों के पास बैठते हुए बोली, क्या हुआ दादाजी, आप इतनी रात को? क्या हुआ, आपको नींद नहीं आ रही है? उसने उनके हाथों को पकड़ते हुए सवाल किया। मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारा फोन कहाँ है? जगत प्रसाद ने उससे फोन के बारे में पूछा। अब वो रखा हुआ है दादाजी, शायद बंद होगा, रिया ने जगत प्रसाद माथुर को जवाब देते हुए कहा। नीचे अमन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसने तुम्हें कई बार फोन किया लेकिन तुमने फोन उठाया नहीं तो वो सीधा घर आ गया। जगत प्रसाद ने रिया को अमन के बारे में बताते हुए कहा। अमन इस वक्त क्या हो गया? वो अपने मन में सोचते हुए बोली और फिर जगत प्रसाद की ओर मुखातिब होते हुए बोली, तो आप किसी और को भेज देते, आप खुद क्यों चले आए? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। रात काफी हो चुकी है बेटा, और मेरा मन हुआ कि आकर तुम्हें एक बार जगाऊं जैसे बचपन में जगाता था। कहते हुए जगत प्रसाद की आंखों में रिया के लिए ममता और प्यार उमड़ कर आ गया था। रिया ने जब जगत प्रसाद को ये कहते हुए और उनकी आंखों में आंसू आते हुए देखा तो वो समझ गई कि दादाजी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन मौके की नजाकत को भांपते हुए उसने कुछ कहा नहीं, बल्कि उन्हें गले लगा लिया और कुछ देर तक उनके गले ही लगी रही। फिर थोड़ी देर बाद हटी और बोली, आप नीचे चलकर आराम करिए दादाजी, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। उसके इतना कहने के बाद जगत प्रसाद उठे और बोले, ठीक है बेटा, मैं अमन को बता देता हूँ। और फिर उठकर दरवाजा खोलकर नीचे चले गए और उनके जाने के बाद रिया कपड़े चेंज करने लगी। वहां से उठने के बाद जगत प्रसाद आकर अमन के पास बैठ गए और दोनों रिया के आने का इंतजार करने लगे। और थोड़ी ही देर बाद रिया उन लोगों को आती हुई दिखाई दी और आते ही उसने अमन से पूछा, अमन इतनी रात को क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ, एक अच्छी खबर है, मैंने सोचा कि फोन नहीं उठ रहा है तो खुद चलकर बता दूं। अमन ने रिया की ओर देखते हुए कहा। उसका खुशी से भरा हुआ चेहरा बता रहा था कि कोई बहुत अच्छी खबर है। क्या अच्छी खबर है, जल्दी सुनाओ,
बहुत दिन हो गए, कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिली। रिया ने अपने बालों को सही करते हुए अमन से पूछा। डॉक्टर वर्मा को होश आ चुका है, अमन ने खुशी से उछलते हुए कहा। उसकी बात सुनने के बाद जब तक रिया कुछ जवाब देती, जगत प्रसाद ने बीच में बोलते हुए कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ अमन, खबर तो बहुत अच्छी है, तुमने आज मेरे दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी कर दी है, रिया चहकते हुए अमन से बोली। सर, आपकी तबीयत सही नहीं है, मेरे हिसाब से अभी आपको आराम करना चाहिए, अमन ने जगत प्रसाद को टालने के इरादे से कहा और रिया की ओर देखा। रिया समझ गई कि वो आखिर जगत प्रसाद को अस्पताल में साथ ले जाने से कतरा क्यों रहा है, और उसने अपने मन में बोलते हुए कहा, शायद इसने करणवीर को भी फोन कर दिया होगा, इसलिए ये कतरा रहा है दादाजी अस्पताल ना जाएं। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और फिर जगत प्रसाद की ओर मुखातिब होते हुए रिया बोली, दादाजी, अमन सही कह रहा है, आप आराम करो, मैं और अमन चले जाते हैं और रास्ते में पेमा को भी ले लेंगे। ठीक है, जैसा तुम बच्चे लोग उचित समझो, लेकिन मैं लोबो को बुला देता हूँ। पेमा को रहने दो, सोने का वक्त है, बेचारा सो रहा होगा। जगत प्रसाद ने रिया के नेले पर अपना दहला मार दिया था, क्योंकि चाहे जगत प्रसाद खुद जाए या लोबो जाए, बात एक ही थी, क्योंकि लोबो जगत प्रसाद का सीसीटीवी था, जो कि हर बात आकर उसे बताता था। ठीक है दादाजी, रिया ने जगत प्रसाद की ओर देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उसके बाद जगत प्रसाद ने अपने फोन से लोबो का नंबर डायल किया, जो कि वहीं स्टाफ क्वार्टर में सो रहा था, और पहली ही घंटी जाने पर उसने तुरंत फोन उठाया, जैसे कि उसे पता हो कि अभी थोड़ी ही देर बाद उसे कहीं जाना है, और अलसाई नींद में बोला, जी सर। लोबो, तुम तैयार होकर गार्डन की तरफ आ जाओ, तुम्हें रिया और अमन के साथ इसी वक्त अस्पताल जाना है, जगत प्रसाद ने लोबो को आदेश देते हुए कहा। उनका आदेश पाने के बाद लोबो तुरंत अपने कपड़े बदलने लगा। उसे सच में पता था कि अभी उसे कहीं जाना पड़ सकता है, और ये खबर कुछ देर पहले उसे जगत प्रसाद ने ही दी थी। करीब 1 घंटे पहले अमन अपने बिस्तर पर आराम से लेटा सो रहा था कि उसका फोन बजा। 2 घंटी बजने के बाद अमन ने फोन उठाया और बोला, हाँ हेलो, कौन? अमन बेटा, मैं डॉक्टर वर्मा की वाइफ बोल रही हूँ। उधर से एक औरत की आवाज उसके कानों में गूंजी। इतनी रात को मिसेस वर्मा का फोन जानकर अमन के पैरों तले से जमीन खिसक गई, और वो चौंकते हुए बोला, क्या हुआ आंटी, सब ठीक तो है ना? अमन ने मिसेस वर्मा से सवाल किया। हाँ बेटा, सब ठीक है, और डॉक्टर वर्मा के बारे में ही बताने के लिए आपको फोन किया है। मिसेस वर्मा की आवाज से उनके दिल की खुशी साफ साफ महसूस हो रही थी। बताइए आंटी, अमन ने मिसेस वर्मा से कहते हुए बोला। इन्हें होश आ गया है, यही बताने के लिए मैंने आपको फोन किया है, क्योंकि जितना सहयोग आप लोगों ने किया है, उतना कोई अपने एम्प्लॉय के लिए करता नहीं है। कहते हुए मिसेस वर्मा की आवाज भारी हो चली थी। ये उनका हक था आंटी, इसमें हमने कोई एहसान नहीं किया है, अमन ने मिसेस वर्मा को जवाब दिया, और फिर आगे बोलते हुए कहा, और आपको शुक्रिया अदा ही करना है तो रिया मैम का करो, मेरा नहीं, मैं तो बस एक जरिया था। उनका नंबर नहीं है मेरे पास, आप ही उन्हें बता देना, अब मैं फोन रखती हूँ। मिसेस वर्मा ने ये कहते हुए फोन काट दिया। अमन ने फोन कटने के बाद सबसे पहले ये खुशखबरी सुनाने के लिए रिया का नंबर डायल किया, लेकिन रिया का फोन बंद आ रहा था। जब रिया का फोन नहीं लगा तो अमन ने खींचते हुए अपने आप से कहा, ये रिया मैम की भी फोन ना चार्ज रखने की आदत किसी दिन उनको बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा देगी। और फिर उसने कुछ सोचने के बाद करणवीर का नंबर डायल किया, और 2-3 घंटी जाने के बाद करणवीर ने फोन उठाया और अमन पर तंज मारते हुए बोला, जी अमन जी बताइए, बहुत दिनों बाद, वो भी इतनी रात गए, डॉक्टर वर्मा के एक्सीडेंट के बाद आप और रिया तो हमें एकदम से भूल ही गए। उसकी आवाज में भरे हुए व्यंग को अमन तुरंत समझ गया था। अगर इतनी रात को फोन किया है तो जरूर कोई बड़ा कारण होगा। अमन ने उस तंज का जवाब शालीनता से देते हुए कहा, जी बताएं। करणवीर ने बात को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उससे कहा, डॉक्टर वर्मा को होश आ गया है, आप हॉस्पिटल पहुंचिए, मैं भी रिया मैम को लेकर आ रहा हूं। अमन ने उसे डॉक्टर वर्मा के बारे में बताते हुए कहा। उसके इतना कहते हुए करणवीर का आलस तुरंत गायब हो गया और अमन से बोला, ठीक है,
आप लोग आओ, मैं भी पहुंचता हूँ। कहकर उसने फोन काट दिया और अपने सेक्रेटरी रजत का नंबर डायल कर दिया। जब रिया का फोन नहीं लगा तो अमन ने सोचा कि अब उसे जाना ही पड़ेगा, और यही सोचते हुए उसने कपड़े बदले और वहां से कार लेकर रिया के घर की तरफ रवाना हो गया। थोड़ी ही देर के बाद वो रिया के घर पर था और वो रिया के कमरे की तरफ जाने लगा कि पीछे से उसे जगत प्रसाद माथुर की आवाज सुनाई दी, जो कि अपने कमरे से बाहर निकल रहे थे। हाँ अमन बेटा, क्या हुआ? अमन उनकी आवाज सुनकर पीछे मुड़ा और बोला, सर वो रिया मैम का फोन बंद आ रहा है और उनसे बहुत जरूरी काम था, इसलिए उनसे ही मिलने जा रहा था। क्या हुआ इतनी रात को, सब ठीक है ना? जगत प्रसाद ने सशंकित होते हुए पूछा। जी सर, ये डॉक्टर वर्मा के बारे में है, अमन ने जगत प्रसाद को जवाब देते हुए कहा। ठीक है, आप बैठो, मैं बुला देता हूँ। कहते हुए जगत प्रसाद ने उसे बैठने को कहा और खुद रिया के कमरे की ओर निकल पड़े। हालांकि अमन उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो टोक सके, इसलिए उसने चुपचाप वहीं बैठना सही समझा। रिया के कमरे में जाते वक्त जगत प्रसाद ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और लोबो का नंबर डायल किया। पहली बार पूरी बेल गई, लेकिन लोबो ने फोन नहीं उठाया, तो उन्होंने दोबारा लोबो का नंबर डायल किया। दोबारा घंटी जाने पर जब लोबो ने फोन उठाया तो जगत प्रसाद ने उसे डांटते हुए कहा, इतना गहरी नींद ना सोया करो। और फिर अमन के आने और डॉक्टर वर्मा के बारे में जानकारी देते हुए कहा, तुम रेडी रहना, मैं अभी तुरंत फोन करता हूँ थोड़ी देर में। और फोन काटकर वो रिया के कमरे की ओर बढ़ गए। रिया, अमन और लोबो तीनों वहां से अस्पताल की ओर निकल गए और थोड़ी देर में वो उसी अस्पताल में थे जहां पर डॉक्टर वर्मा एडमिट थे। लेकिन वहां का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। डॉक्टर वर्मा की पत्नी अपना सिर नीचे किए बैठी रो रही थी। आखिर क्यों रो रही थी मिसेस वर्मा? डॉक्टर वर्मा के होश में आने के बाद भी क्या आ चुका है रिया के प्रोजेक्ट पर कोई नया खतरा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।